वो बांझ थी तब नंद ने ऐसे संभाली परिस्थिति। सुमन और नीलेश की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अब तक घर में बच्चे की किलकारियों की गूंज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी वजह से सुमन बहुत उदास रहा करती थी और नीलेश से उसकी ऐसी अवस्था देखी नहीं जाती थी। कभी उसे समझाने की कोशिश करता तो कभी उसका मन बहलाने के लिए मजाक करने लगता। तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना तुम्हारा छोटा सा बच्चा, ऐसे ही तुम्हारा बाबू बनकर रहूँगा। ऐसे ही कुछ न कुछ बोलकर उसे नॉर्मल रखने की कोशिश करता। और दूसरी तरफ सुमन की सास उसे हमेशा बच्चा होता नहीं है इसलिए ताना मारती थी। सुमन और नीलेश ने लव मैरिज की थी, जिसका नीलेश की सास ने बहुत विरोध भी किया था, पर बाद में बेटे की जिद में आगे उन्हें झुकना पड़ा था। पर वे सुमन को ताना मारने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और अब तो शादी को 4-5 साल हो गए, पर फिर भी पोते पोती का मुंह देखने को नहीं मिल रहा, इसलिए और चिढ़ जाती थी। रात दिन उठते बैठते अब सुमन को सास की प्रवचन सुनने पड़ते थे। सुमन नौकरी करके घर में सब कुछ संभालती थी, सास को खुश करने में लगी रहती थी। पर कहते हैं ना, किसी का स्वभाव की कोई दवा नहीं होती। सास सुमन के हर काम में कुछ न कुछ कमी ढूंढती रहती और बुदबुदाती रहती। और नीलेश अपनी माँ को समझाने में लगा रहता, पर कोई असर नहीं। मेरे बेटे को तूने मुट्ठी में कर रखा है। हमने भी संसार किया, पर कभी ऐसे नहीं रहे। उनके ताने हमेशा शुरू ही रहते और सुमन हमेशा उन तानों को अनसुना करने की कोशिश करती। नीलेश का प्यार उसके जख्मों पर फूंक मारने का काम करता था। घर में लड़ाई ना हो, इसीलिए सुमन शांत रहना ही बेहतर समझती थी। साल भर पहले ही नीलेश की बहन की शादी हुई थी और घर में उसने खुशखबरी दी थी। नीलेश की माँ तो फूली नहीं समा रही थी और अब तो उन्हें बैठे बिठाए सुमन को टॉन्ट कसने की एक और वजह मिल गई थी। बेटी की तारीफ करते करते वे सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाती। मात्र सुमन को निधि यानी कि सुमन की ननद की खुशखबरी पता चलने पर बहुत खुश हुई थी। सुमन की शादी होने के बाद करीब 3 साल तक दोनों सहेलियों की तरह रहती थी। निधि को भी अपनी माँ का व्यवहार पसंद नहीं आता था। उनके आगे कहाँ किसी के चलती थी। देखते देखते निधि को 8 महीने पूरे हो गए थे और उसकी माँ ने ये निर्णय लिया कि बेटी की डिलीवरी मायके में ही होगी। उसकी एक वजह ये भी थी कि उन्हें निधि की सास पर भरोसा नहीं था कि वे निधि का ठीक ढंग से ख्याल रखेंगी। निधि के मायके आने के बाद वे खुद अपने हाथों से उसे समय से जो लगता वो सब कुछ बनाकर देती। 9वां महीना लगने पर घर में निधि की गोद भराई की रस्म करने की बात चल रही थी। सुमन ने सारे कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। कहीं कोई कमी न रह जाए, इस बात का उसने विशेष तौर पर ध्यान रखा था, वरना सास के ताने तो सुनने को थे ही। मेहमानों की लिस्ट, खाने का मेन्यू, घर की सजावट, सभी की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी और सुमन ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। निधि के गोद भराई कार्यक्रम के निमित्त से मानो वो अपने सपने पूरे कर रही हो। घर की इकलौती बहू होने के कारण सब कुछ उसी पर आ गया था और नीलेश ने उसका बखूबी साथ भी दिया। हर काम में उसका हाथ बटाया। गोद भराई का दिन आया। एक दिन पहले से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया था। घर में चहल पहल शुरू हो गई थी। सुमन मेहमानों के आवभगत में लगी हुई थी। शाम के 6 बजे कार्यक्रम शुरू होना था। निधि के ससुराल वाले भी आ गए थे। इतनी सारी तैयारी करने में सुमन खुद की तैयारी करना तो भूल ही गई जैसे।
फिर निधि ने ही उसे ज़बरदस्ती तैयार होने के लिए भेजा। क्या भाभी आप, इतनी तैयारी की, इतनी सुंदर घर सजाया, मुझे तैयार किया और खुद तैयार होना भूल गई। जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। थोड़ी देर बाद सुमन अपने कमरे में से तैयार होकर बाहर आती है। लाल रंग की साड़ी, पतले पतले बॉर्डर की। उसके लंबे बालों में सुंदर लगे सफ़ेद रंग के फूल उसे और भी सुंदर बना रहे थे। नीलेश की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। निधि ने अपने भाई को ज़ोर से नोचा और ये देख सुमन शर्मा गई। 6 बजे कार्यक्रम शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी हॉल में जमा हो गए। कार्यक्रम शुरू हुआ, सभी बहुत खुश थे। निधि की गोद भरने के लिए निधि की सास ने सुमन को आवाज़ लगाई, पर सुमन की सास ने इसका विरोध किया और कहा, एक बांझ औरत गोद भराई नहीं कर सकती। ऐसा ही वे कुछ बुदबुदाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसा कुछ कहेंगी। ऐसा लगा मानो इतने दिनों की कसर उन्होंने आज निकाली हो। ऐसा बोलकर उनके मुंह से निकला बांझ शब्द सुन सुमन के मन की अंदर तक भेद गया। नीलेश और निधि के गुस्से का पारा चढ़ गया। माँ के ऐसे बोल ना तो उन्हें पसंद आए और ना ही अच्छे लगे। निधि ने सुमन का हाथ पकड़कर अपने पास बुलाकर इतने मेहमानों के सामने अपनी माँ से कहा, मेरी गोद मेरी भाभी ही भरेगी, नहीं तो मुझे ये रस्म करनी ही नहीं है। इतने दिनों से भाभी दिन रात मेरे इस कार्यक्रम की तैयारी में लगी हुई थी, कोई कमी न रह जाए, तुम्हारे मन मुताबिक सब कुछ हो इसका उन्होंने ख्याल रखा। तब तुम्हें याद नहीं आया कि वो बांझ है। गोद भरने का उसका अधिकार है और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे ये कार्यक्रम करना ही नहीं। किसी का मन दुखाकर मुझे ये आनंद उत्सव नहीं करना। इतने दिनों में माँ के व्यवहार को अनदेखा करने वाले नीलेश से अब रहा नहीं गया। वो बोला, माँ, इतने दिनों से मैं चुप था क्योंकि सुमन ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी। सच, अगर पता होता तो शायद तुम उसे बांझ कहने की हिम्मत नहीं करती। आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सबके सामने मैं बताना चाहता हूँ कि कमी मुझ में है, सुमन में नहीं। मेरे कारण उसे माँ बनने का सुख नहीं मिल सकता। मुझे जब डॉक्टर ने बताया तभी मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर सुमन ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि माँ ये धक्का सहन नहीं कर पाएगी। और तुम एक मौका नहीं छोड़ती थी उसे ताने मारने का। सुमन एक कोने में खड़ी रोई जा रही थी। अब मात्र उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वे अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस किसी बात का उन्हें धक्का बैठा है और थोड़ी देर में वे होश में आ जाएंगी। आधे घंटे बाद वे होश में आई और पहली आवाज़ सुमन को दी। सुमन अपनी भावनाओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। वे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक औरत होते हुए मैं तुम्हारी भावना को समझ नहीं सकी। बहुत परेशान किया मैंने तुम्हें, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने सुमन के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और रोने लगी। सुमन अपनी सास के हाथों को पकड़कर कहने लगी, माँ, ये हाथ सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए है, माफ़ी मांगने के लिए नहीं। दिलों में जितने गिले शिकवे थे सब मिट गए और निधि की गोद भराई का कार्यक्रम खूब हंसी खुशी के साथ मनाया गया। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।